के G20 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूँ। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा, मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 41 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर, ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके अब उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? चौधरी साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए, अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस अब उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस साहब कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लभदी है, फिर चुदराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा है। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। डेरे लाने पैंदे ने ते फिर मोदी साहब ने दिल्ली 'ਚ डेरा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। पर आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं? आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो चॉइस मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है। जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, जब बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए, तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा, अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। सर तो इसमें 2-3 चीजें, सर मैं इधर आपको जो सब 2-3 रोकना इसलिए चाहूंगा। आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं, या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से। लेकिन इस मजीद बात को आगे बढ़ाना इसलिए चाहूंगा कि इस वक्त 2 मसाइल, इस वक्त G20 पे 2 चीजें डिस्कस की जाएंगी। भारत का इंटरेस्ट है कि वो ग्लोबल साउथ को वहां डिस्कस करे, ग्लोबल ग्रोथ को डिस्कस किया जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए,
और जो ग्लोबल साउथ की डेवलपमेंटल नीड्स हैं इनको डिस्कस किया जाए। लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती है कि इस इकट्ठ के ऊपर यूक्रेन की का भी यूक्रेन के बारे में बातें की जाए, जिससे भारत इज्तनाब करना चाहता है। मोदी साहब ने इसके बारे में स्टेटमेंट दी थी कि यूक्रेन का मुद्दा जो है यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस होना चाहिए। तो और उसमें बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। लेकिन इस वक्त वेस्टर्न जो लीडर आ रहे हैं, बिलखसूस यूरोपियन जो हैं, वो ये चाहते हैं कि वहां यूक्रेन की बात की जाए, क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे हैं, बातें की जाए। कुछ लोग यहां से ये भी बातें करते हैं कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स की बातें की जाए और भी कई। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब का और भारत का सारा जो फोकस है वो ग्लोबल साउथ और उसकी फाइनेंशियल नीड्स और उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ, इन चीजों पर है। और मोदी साहब ने जगार्ता 9 घंटे के लिए गए और वहां सिर्फ वो इसका G20 का मोड सेट करने के लिए गए थे। वहां उन्होंने कहा है कि कोविड के बाद अब जो नया एक सिस्टम आएगा, एक नया दौर है, जिस तरह हर चीज नई हो रही है, उसमें भारत और ग्लोबल साउथ उसमें अपना रोल अदा करना चाहता है। ठीक है सर, इसमें एक चीज और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैंने वो डिक्लेरेशन भी पढ़ा है और इट्स अ वेरी लेंथी डिक्लेरेशन, जिसमें आप समझ लें कि कुछ 34 पेजेस का डिक्लेरेशन है और इसमें तमाम ही मसले जो हैं दुनिया के वो अटैच किए गए हैं। इसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो अनेक्स की गई है वो तकरीबन वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा आप ये समझ लें कोई 83 पॉइंट का ये डिक्लेरेशन है, जिसमें टेररिज्म की भी बात की गई है। मैं तो देखता रहा कि साढ़े ना तो नहीं पाता बेचे काउंटरिंग टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज जो हैं उस हवाले से भी बात हुई और इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन लार्जली ये बातें हो रही थी क्योंकि जब से जिसे वो बोलते हैं ना कि मोदी साहब इस प्रोसेस में, इंडिया इस प्रोसेस में था G20 के, तो ये बातें चल रही थी कि शायद ये ना कर सकें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यूक्रेन के ऊपर जो है वो आई है कि यूक्रेन के ऊपर ये है कि जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको जो पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर के, यूएन चार्टर बेसिकली इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइजेज ऑफ 111 आर्टिकल्स के ऊपर। एक वक्त था मैं जब बड़ा मुझे शौक था इंटरनेशनल लॉ पढ़ाने का, तो मैं इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया करता था। लेकिन इस लॉन्ग स्टोरी, मतलब अब मेरा ख्याल है कुछ 6-7 साल हो गए मैंने नहीं पढ़ाया इंटरनेशनल लॉ कभी। लेकिन ये जो यूएन चार्टर है उसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की वार के हवाले से कुछ 3-4 ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि बड़े कंसर्न थे, जिसको अमेरिका डिस्कस करना चाह रहा था और इंडिया ने समहाउ रशिया के साथ भी मिलके और चाइना के साथ भी मिलके ये कंसेंसस डेवलप कर लिया है। और उसमें एक और बात भी बताऊं कि इंडिया के ने ये जो मुस्लिम पॉपुलेशन अफ्रीका में है उसका भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करता हूँ। तो दूसरा ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो यूक्रेन में जंग हो रही है उसमें तमाम स्टेट्स जो हैं वो यूज़ ऑफ फोर्स ना करें। हालांकि यूज़ ऑफ फोर्स तो हो रहा है, रशिया रोज चंडा मार रहा है यूक्रेन बेचारे नु, कभी रोजाना कभी इधर कभी उधर। और दूसरा ये है कि जो टेरिटोरियल एक्विजिशन है और जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, मतलब वो रशिया टेरिटोरियल एक्विजिशन भी कर रहा है, टेरिटोरियल उसकी भी वायलेशन कर रहा है, सॉवरेनिटी की भी, और जो यूक्रेन की जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है उसकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। तो ये इसका मतलब है ये रशियंस ने कैसे इस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। लगता है कि मोदी साहब ने कोई जी ना जफी पाई है कोई टेलीफोन से राती कोई लगे रहे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਉਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ हमारे पंजाबी में कहते हैं साड़ी ये बुत्ती कढ़ा छड़। सो मोदी साहब को कहा उन्होंने साड़ी बुत्ती कढ़ा, साड़ा टाइम कढ़ा, वरना इफ इट डजंट हैपन तो हमारा ये डिप्लोमेटिक फेलियर हो जाएगा बहुत बड़ा। बट एनी हाउ ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड क्वेश्चन ऑफ सॉवरेनिटी एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, तीनों क्वेश्चन, टेरिटोरियल एक्विजिशन, ये चारों क्वेश्चन रशिया वायलेट कर रहा है। लेकिन क्योंकि रशिया ये समझता है हम सारे यूक्रेन को हासिल नहीं करना चाह रहे, हम सारे यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, सारी यूक्रेन की सॉवरेनिटी को नहीं कर रहे, एंड सो। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से भी था कि इसमें
न्यूक्लियर वेपन्स यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं होना चाहिए, तो वो रशिया करता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा जी ठीक है, इसमें हम जो है वो एक सिग्नल आँख चुबा देनी है दुनिया ने। जब रशिया का दिल किया, अगर उनको कुछ करना पड़ा तो दे कैन डू इट। रशियंस आपको पता है डेस्परेट भी हो जाते हैं, जारी बात है। व्हेन यू आर इन अ वॉर एंड द वॉर गेट्स प्रोलॉन्ग एज पर द सन जू, इफ द सन जू से कहता है वॉर जितनी प्रोलॉन्ग होती है उतना ज़्यादा फटीग आती है उसमें। सो रशिया की, अमेरिका की वॉर वियतनाम में हो, अफगानिस्तान में हो, ये प्रोलॉन्ग्ड वॉर सी, फटीग आ जाती है, सोल्जर थक जाता है, नहीं होती, जनरल्स थक जाते हैं। सुनने में आ रहा है कि रशिया नया डिफेंस मिनिस्टर लगा रहा है। बहरहाल फिर उन्होंने रशिया के और यूक्रेन के हवाले से फूड सिक्योरिटी की भी बात की कि रशिया और जो यूक्रेन है वो इमीडिएट एंड जो फूड है उसको करें। अच्छा, मज़े की बात ये है, मैं जो हैरान हुआ हूँ कि ये एक चीज़ की समझ नहीं आई कि वो मैंने उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी। वो जो क्या नाम है हमारे यार वो जो टर्की वाले हैं उर्दुगान साहब, यार एनी हाउस पे भी बात करते हैं। इंडिया की जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये कहा जाता है कि ये G20 की प्रेसिडेंसी में ये बड़ी हिस्टोरिकल है। देखें, इंडिया स्टार्टेड, इससे पहले इंडिया के अंदर एक जो बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था ना, वो 1983 में हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट का, और उसके बाद अभी इवेंट हो रहा है। सो 40 साल आप समझ लें, ये नहीं बनता है ना, 40 साल आप समझ लें, 83 से 93 और 3 और बिल्कुल 40 साल बनते हैं ये। 40 साल दोबारा एक इवेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, और उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उनकी गवर्नमेंट जो है वो दे आर लुकिंग कि हम इसको शायद कोई पटाखा ना चल जाता, मतलब ऑब्वियसली दे वर वेरी वरीड ऑन दैट। और इस पर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया की ये जो G20 की 3 प्रेसिडेंसी, इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट किए गए हैं, 39 डॉक्यूमेंट्स किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो लाइन ऑफ एफर्ट्स है उसके आउटकम सबसे ज़्यादा इसमें आए हैं। सो फॉर दैट मोमेंट इंडिया ने समहाउ, ये एक हिस्टोरिकल पैथ ब्रेकिंग है, 100% कंसेंसस ऑन ऑल डेवलपमेंट एंड जियो पोलिटिकल इशूज़। और ये जो जिसे